नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत विजेता चैनल पर। तो बच्चों, हम आज जो शुरू कर रहे हैं वो है लेसन 8 और कौन सी कक्षा का है? ये लेसन है कक्षा 10 का, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। तो बच्चों, आपने अपने आसपास और अपने घरों में बहुत सारे छोटे बच्चे देखे होंगे, चाचा के, मामा के, आपके छोटे भाई बहन, आप खुद भी। और इसी प्रकार से अपने आसपास जो जीव जंतु रहते हैं उनके भी बहुत सारे छोटे बच्चे, जैसे गाय का बछड़ा देखा होगा, कुत्ते का छोटा बेबी पिल्ला देखा होगा। तो इस तरह सभी जंतुओं के जो नन्हे बच्चे होते हैं वो आप सभी ने देखे होंगे। तो ये जो बच्चे होते हैं वो आगे से आगे हमारी पीढ़ी, छोटे जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, फिर उनके भी बच्चे होते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रक्रम होता है जाति बनाए रखने का, आगे से आगे बढ़ते रहने का, ये जो प्रक्रम होता है वो जनन के माध्यम से ही पूर्ण हो पाता है। और जनन क्या होता है? इस जनन, बच्चे पैदा करना, संतानें उत्पन्न करना, ये जो प्रक्रम है उसे ही हम जनन कहते हैं। तो जिस तरह से हमारे जीव प्रक्रम को बनाए रखने के लिए, समष्टि को बनाए रखने के लिए हमारी और जो चीजें आवश्यक है, जैसे श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, उसी तरह से जनन जो है वो भी बहुत आवश्यक है। तो जनन को यदि हम वैज्ञानिक भाषा में देखें, रिप्रोडक्शन इंग्लिश में कहते हैं, और वैज्ञानिक भाषा में इसे देखें तो हम कहेंगे कि जीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना और अपनी समष्टि बढ़ाने का प्रक्रम जनन कहलाता है। ये जो जनन होता है वो दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन दोनों के बारे में हम अभी आगे पढ़ते हैं। इससे पहले आपकी बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है कि जो ये संतानें होती हैं, जो ये संतति होती है, वो क्या पूर्ण रूप से अपने पैतृ को, अपने मातृ कोशिका के समान या अपने माता पिता के समान होती है क्या? प्रतिकृति होती है क्या? जो संतति होती है वो अपने माता पिता की प्रतिकृति होती है क्या? प्रतिकृति का मतलब जेरॉक्स कॉपी होती है क्या? सेम होती है क्या? तो नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता। बच्चे होते हैं, बहुत सारे गुण उनमें माता पिता के आते हैं, लेकिन सभी गुण उनमें माता पिता के नहीं आते। क्यों नहीं आते? तो जीवों द्वारा जो संतति उत्पन्न की जाती है वो पूर्णतः उनकी प्रतिकृति नहीं होती। उसमें कुछ विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। कोशिका के केंद्रक में पाया जाने वाला डीएनए आनुवांशिक गुणों का संदेशवाहक होता है और इसकी प्रतिकृति में जरा से परिवर्तन से नया बनने वाला डीएनए मौलिक डीएनए के समरूप नहीं होता। फलस्वरूप संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न हो जाती हैं। ये विभिन्नताएं स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होती हैं, क्योंकि ये विभिन्नताएं वातावरण में आए परिवर्तनों के प्रति जीव को अनुकूलित कर समष्टि उत्तरजीविता बनाए रखने में सहयोगी होती हैं। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि जो डीएनए जो होता है वही गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाता है। कक्षा 9 में कोशिका वाले पाठ में हमने डीएनए पढ़ा था कि केंद्रक में डीएनए पाया जाता है कोशिका में। तो वो जो डीएनए होता है वही संदेशों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों को लेकर के जाता है। तो जब उस डीएनए की प्रतिकृति होती है, वही संतति बनेगी, तो डीएनए ही विभाजित होगा और वो डीएनए अलग अलग संततियों में जाएगा। तो जब डीएनए की प्रतिकृति होती है उस टाइम पर जो विभाजन होते हैं उनमें डीएनए के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है और उस थोड़े से परिवर्तन के फलस्वरूप जो संततियां होती हैं उनमें काफी सारा परिवर्तन आ जाता है। तो इस वजह से जो संतति होती है वो पूर्ण रूप से उस पहले वाले डीएनए की प्रतिकृति नहीं होती, और नहीं होती तो माता पिता से जो संतानें होती हैं वो कई रूपों में अलग हो जाती हैं। और ये उन जीवों के लिए, उस समष्टि को बनाए रखने के लिए, उस स्पीशीज को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक भी होता है। क्यों? क्योंकि ये विभिन्नताएं वातावरण में आए परिवर्तनों के प्रति जीव को अनुकूलित करती हैं। भाई ऐसा है जैसे शीतोष्ण पानी के जो बैक्टीरिया हैं, मान लीजिए अब शीतोष्ण पानी
किसी वजह से गर्म हो जाता है, उसका ताप बढ़ जाता है। आजकल आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी का ताप जो है वो लगातार बढ़ रहा है, तो वो उस वहां का जो पानी है वो लगातार उसका ताप बढ़ रहा है, और ताप बढ़ने से जो शीतोष्ण वातावरण को सहन नहीं, मतलब उससे ज्यादा टेम्परेचर को सहन नहीं करने वाले बैक्टीरिया हैं, वो तो समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि वो ज्यादा गर्म पानी में रह ही नहीं सकते। लेकिन उन जीवाणुओं में, जिन जीवाणुओं के अंदर विभिन्नताएं हैं और वो ज्यादा टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं, वो वाले जीवाणु वहां पर जीवित रहेंगे, और वही जीवाणु अपनी समष्टि को आगे से आगे बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार ये जो विभिन्नताएं आ जाती हैं, वो वातावरण में आए परिवर्तनों के फलस्वरूप जीव को अनुकूलित कर लेती हैं और समष्टि की उत्तरजीविता को बनाए रखने में सहयोग देती हैं। अब जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया कि जो जनन होता है वो दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो निम्न वर्ग के जो जीव जंतु होते हैं उनमें पाया जाता है। कहते किसे हैं अलैंगिक जनन? तो ऐसा जनन जिसमें केवल एक जीव की आवश्यकता होती है। उच्च वर्ग के जो जीव जंतु होते हैं उनमें जनन के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए दो जीवों, नर और मादा की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर अलैंगिक जनन में संतति उत्पन्न करने के लिए केवल एक जीव ही पर्याप्त होता है, और ये अधिकतर निम्न वर्ग के जो जीव जंतु होते हैं उनमें ही पाया जाता है। तो अगर हम एकल जीवों में प्रजनन की बात करें तो पहली जो विधि है वो है विखंडन, जिसे फिजन भी कहते हैं। तो निम्न जीवों का कोशिका विभाजन द्वारा संतति कोशिकाओं में बट जाना विखंडन कहलाता है। कोशिका विभाजन होगा उनमें, और उस कोशिका विभाजन के साथ साथ जो डीएनए है, उनका जो केंद्रक है वो दो भागों में, या अगर ज्यादा भागों में बंटना होगा तो उन भागों में बटेगा। साथ ही कोशिका के जितने भी कोशिकांग होंगे, प्लाज्म द्रव होगा, कोशिका द्रव्य होगा, उसकी मात्रा बढ़ेगी और कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ेगी। उसके आधार पर फिर उस विभाजन के अंत होते होते जो संपूर्ण कोशिका होती है वो या तो दो भागों में बढ़ जाती है या फिर कई सारे भागों में बढ़ जाती है। तो इस तरह से कोशिका विभाजन द्वारा संतति कोशिकाओं में बढ़ जाना विखंडन कहलाता है। और यदि जीव दो भागों में बढ़ता है तो उसे द्विविखंडन, बाइनरी फिजन कहा जाता है, जैसे कि अमीबा और लेस्मानिया। तो अमीबा, बच्चों ये देखो चित्र बनाया है मैंने। अमीबा जो होता है उसका जो विभाजन है वो किसी भी तल में हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी आकृति निश्चित नहीं होती है, अमीबा अपनी आकृति बदल सकता है इस वजह से। तो किसी भी तल में उसका विभाजन होगा। तो देखिए ये मात्र कोशिका है, इसमें ये एक केंद्रक है। अब इसको विभाजित होना है, तो विभाजित होना है तो केंद्रक जो होता है वो विभाजन की स्थिति में आगे बढ़ने लगता है, दो भागों में बढ़ने लगता है, लंबा होने लगता है, थोड़ा सा गोल जो केंद्रक होता है वो इस तरह से लंबा होने लगता है। लंबा हो के साथ में इसके जो अन्य कोशिकाएं होते हैं वो भी दो बनने लग जाते हैं, और इस तरह से लास्ट आते आते ये लंबा हो के, और जब दो भागों में डिवाइड हो जाता है तो कोशिका भी इस तरह से यूं बढ़ जाती है। तो ये देखिए ये जो कोशिका है वो दोनों जो केंद्रक है वो अलग अलग कोशिकाओं में चले गए हैं, और इस तरह से लास्ट आते आते ये जो कोशिका होती है, एक अमीबा होता है, वो दो संतति अमीबा में बढ़ जाता है। तो इस तरह से अमीबा में विखंडन, द्विविखंडन पाया जाता है। इसी प्रकार से ये लेस्मानिया का चित्र बनाया है। तो लेस्मानिया जो होता है वो लंबा होता है, क्रमी रूपी। तो ये भी इसके अंदर, क्योंकि इसकी एक निश्चित आकृति है, इसलिए इसका जो विभाजन होता है इसका भी द्विविभाजन ही होता है, और इसका जो विभाजन होता है वो एक निश्चित तल में होता है। यानी ये देख रहे हैं आप चित्र, जो विभाजन है वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये देखिए सबसे पहले जो इसके स्पर्शक होते हैं वो दो भागों में डिवाइड होने लगते हैं, इसका जो केंद्रक होता है वो दो भागों में बढ़ जाता है, केंद्रक, और फिर साथ में अन्य जो कोशिकाएं होते हैं, जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें लगातार वृद्धि होती रहती है, और फिर नीचे से ये बढ़ना शुरू होता है, और लास्ट आते आते ये पूरे के पूरे एक लेस्मानिया जो होता है वो दो लेस्मानिया में बढ़ जाता है। तो अमीबा और लेस्मानिया में द्विविखंडन पाया जाता है। इसी प्रकार से
यदि जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है तो ये बहुखंडन या मल्टीफिज्म कहलाता है। जैसे कि प्लाज्मोडियम, ये चित्र बना रखा है बच्चों यहाँ पर मैंने, ये प्लाज्मोडियम का चित्र है। तो प्लाज्मोडियम जो होता है वो अपने चारों तरफ एक बहुत मोटी भित्ति जो है वो निर्माण कर लेता है और अंदर उसके बहुत सारे समसूत्री विभाजन होते रहते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सारे जो संतति प्लाज्मोडियम है उनमें बट जाता है। जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती हैं वैसे ही ये जो भित्ति होती है वो फट जाती है इसकी, और सारे के सारे जो प्लाज्मोडियम होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और बीमारी पैदा करने लग जाते हैं। तो इस तरह से एकल जीवों में ये जो विखंडन है, और वो विखंडन भी कितने प्रकार का हो गया, एक तो द्विविखंडन और एक बहुखंडन। तो इस तरह से जो एकल जीव है उनमें विखंडन की जो क्रियाविधि होती है वो संपन्न होती है। विखंडन के बाद बच्चों आ जाते हैं खंडन पर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो स्पायरोगायरा जैसे निम्न जलीय पादपों में तंतु कई टुकड़ों में टूटने के पश्चात प्रत्येक टुकड़ा जो होता है वो नया पूर्ण तंतु बना लेता है, इसे ही खंडन कहा जाता है। नाम से ही पता चल रहा है, खंडन का मतलब होता है टुकड़ों में टूटना। तो जो ये स्पायरोगायरा का जो तंतु होता है वो इस तरह का होता है, एक कोशिका जैसे रिबन टाइप में वो होता है, और मछली के खा जाने से या कोई पत्थर बीच में आ जाने से या किसी भी वजह से जब वो कई टुकड़ों में टूट जाता है तो प्रत्येक वो टुकड़ा जिसमें केंद्रक होता है वो पूर्ण विकसित होके तुरंत ही नया पादप बना लेता है। 1-2 दिन के अंदर ही वो पूरे तंतु में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से केवल जो निम्न वर्ग के जो पादप होते हैं उन्हीं के अंदर ही यह खंडन जो है वो पाया जाता है। अब अगला आ जाता है पुनरुद्भवन, रीजेनरेशन। तो कुछ पूर्ण विभेदित जीव यदि किसी कारणवश कुछ टुकड़ों में टूट जाते हैं या शत विक्षत हो जाते हैं तो उनके कई टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं, जैसे कि हाइड्रा, प्लेनेरिया, स्टारफिश। स्टारफिश बच्चों यहाँ पर ये देखिए मैंने बनाई है। यदि किसी कारणवश ये देखिए ये लंबा वाला जो एरो है इससे ये 2 भागों में टूटती है और एक भाग ये और टूट जाता है एक भुजा का। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस एक वाले भाग में तो कोई केंद्रक होता ही नहीं है। तो जिस भाग में कोई केंद्रक नहीं होगा यानी डीएनए वहां पर है ही नहीं, अब नहीं है तो फिर वो वाला भाग तो नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला जो भाग होता है 1 नंबर वाला ये नष्ट हो जाता है, जबकि ये जो 2 और 3 2 भागों में और जो डिवाइड हुआ था उसमें आधा केंद्रक इसमें है और आधा केंद्रक इसमें है। तो ये जो दोनों भाग हैं जिनमें केंद्रक का जरा जरा सा भाग चला जाता है वो दोनों ही आगे विभेदित होकर के पुनरुद्भवन उनमें होकर के और वो 2 पूर्ण स्टारफिश में परिवर्तित हो जाते हैं। उच्च जीवों में ये क्षमता बहुत कम पाई जाती है तथा नए जीवों का विकास नहीं होता। कुछ जीवों में ही ये पुनरुद्भवन पाया जाता है बच्चों। उच्च जीवों में हमारे अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता बहुत ही कम होती है। सिर्फ जब हमारे कहीं कट लग जाए, कोई सर्जरी हो, तो वो कोशिकाएं जो होती है वो उस कटे हुए भाग में फिर से वापस से पुनरुद्भवन करके और अपना वापस से स्तर बना लेती हैं। छिपकली जैसे जंतुओं में कुछ हमसे थोड़ी सी ज्यादा क्षमता पाई जाती है कि उनकी जो कटी हुई पूंछ होती है वो दोबारा से बन जाती है, तो वो पुनरुद्भवन के द्वारा ही बनती है। परंतु उच्च जीवों में केवल कुछ ही जीव हैं जिनमें पुनरुद्भवन से संतति निर्माण होता है। बहुत कम जीव ऐसे हैं, अधिकतर जीवों में पुनरुद्भवन के द्वारा संतति निर्माण नहीं होता, क्योंकि ये जो क्षमता होती है वो बहुत ही कम पाई जाती है और इस वजह से कई वैज्ञानिक पुनरुद्भवन को अलैंगिक जनन में शामिल भी नहीं करते हैं। परंतु हाँ, कुछ बहुत ही कम जीवों में ये पुनरुद्भवन के द्वारा नए जीवों का विकास देखा गया। अब आ जाते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार मुकुलन पे, जिसे कहते हैं बडिंग। तो कुछ जीवों की विशेष कोशिकाओं में नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है, जिसे मुकुल कहते हैं। यह मुकुल वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग हो स्वतंत्र जीव बन जाता है। इसे ही मुकुलन कहते हैं। उदाहरण है हाइड्रा। बच्चों ये एक हाइड्रा का चित्र मैंने बनाया है।
ये इसके स्पर्शक हैं। इसे हम मात्र हाइड्रा का नाम देंगे। इस मात्र हाइड्रा पर छोटी छोटी कोशिकाओं का उभार, जैसे आपके फुंसी नहीं हो जाती बच्चों, तो वो थोड़ा सा उभर जाती है, तो उस तरह से कुछ कोशिकाएं उभर जाती हैं, उसे मुकुल कहते हैं। और धीरे धीरे वो बड़ी होती जाती हैं, उनमें विकास होता जाता है और लास्ट आते आते ये जो होता है ये यहाँ से अलग हो जाता है और ये वाला मात्र हाइड्रा तो अलग रह जाता है और ये जो पुत्री हाइड्रा होता है ये वृद्धि करके बड़े हाइड्रा में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से मुकुलन के द्वारा भी जीवों की वृद्धि संभव हो पाती है, यानी संतति निर्माण संभव हो पाता है। तो इस तरह से अलैंगिक जनन की ये 4 विधियां हमने पढ़ी बच्चों। और अब हम आ जाते हैं कायिक जनन पर। अभी हमने निम्न वर्ग के जंतुओं की बात की, अब आ जाते हैं हम पौधों की बात पर। तो पौधों में कायिक प्रवर्धन, पौधों में जो अलैंगिक जनन की जो विधि है उसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इंग्लिश में बोला जाता है। तो कायिक प्रवर्धन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, आपको पता है कि पौधे के कायिक भाग क्या होते हैं, जड़, तना, पत्ती, और लैंगिक भाग कौन से होते हैं, फूल, क्योंकि उन्हीं में ही तो नर और मादा युग्मक बनेंगे। तो कायिक भाग जड़, तना, पत्ती। तो पौधे द्वारा उसके कायिक भागों यानी जड़, तना, पत्ती से नए पौधे के निर्माण को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो गुलाब, चमेली, मोगरा आदि में तो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। आप सभी ने देखा होगा सर्दियों में हम बहुत सारे गुलाब, मोगरा, चमेली, बहुत सारे जिनकी एक टहनी तोड़ी और हमने उसको लगा दिया। गन्ने में भी कलम द्वारा ही होता है। तो तने के द्वारा जो प्रवर्धन होता है वो गुलाब, चमेली, मोगरा में होता है। इसी तरह से आलू, हल्दी और अरबी में प्रकंद के द्वारा जो जड़ों, आलू जड़ है, शकरकंद जड़ है, ये एक प्रकार का प्रकंद है, जड़ है जिसे प्रकंद कहा जाता है। तो इन सब में प्रकंद के द्वारा होता है। ब्रायोफिलम, ये पत्ती मैंने बनाई है तो इसमें इस तरह के बहुत सारे खांचे हैं, जैसे नीम के पत्ती में बहुत सारे खांचे होते हैं, उसी प्रकार से ब्रायोफिलम की पत्ती के में बहुत सारे खांचे होते हैं और उसमें सुप्त कलिकाएं होती हैं। तो जब ये पत्तियां पौधे से गिर जाती हैं और नम मिट्टी इन्हें मिल जाती है, मिट्टी में दब जाती है, तो इनकी प्रत्येक ये जो कटा हुआ भाग है उसमें वो जो कोशिका है, सुप्त कोशिका, वो सुप्त कलिकाएं हैं, वो जाग जाती है, जागी हुई अवस्था में हो जाती है अनुकूल परिस्थितियां आने पर, और वो इससे सक्रिय होकर के विभाजन कर करके और संतति पौधों का निर्माण करती हैं। तो आपने देखा होगा कि ब्रायोफिलम के नीचे बहुत सारे छोटे छोटे जो पौधे हैं वो हमें नजर आते हैं, क्योंकि बहुत सारी पत्तियां वहां पर उसके नीचे गिर जाती हैं। तो इस तरह से ब्रायोफिलम में पत्ती द्वारा प्रवर्धन हो गया है। तो इस प्रकार जो उत्पन्न पौधे होते हैं वो आनुवांशिक रूप से बिल्कुल जनक पौधे के समान होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ है, समसूत्री विभाजन हुआ है। और समसूत्री विभाजन में मातृ कोशिका में जो गुण होते हैं वो वही के वही गुण पुत्री कोशिकाओं में जाते हैं। और यह पद्धति उन पौधों के लिए बहुत उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता हो चुके हैं। तो यानी उनमें बीज तो होते नहीं है, तो इसी विधि के द्वारा, इन्हीं विधियों के द्वारा उनकी आगे से आगे फसलें या आगे से आगे जो पौधे हैं वो उनके उगाए जाते हैं। अब बच्चों आ जाता है बीजाणु समासंघ, स्पोर एसोसिएशन। तो कुछ पौधे अलैंगिक जनन का ही हम इसको प्रकार मानेंगे, तो कुछ पौधों में इस विधि के द्वारा भी, स्पेशली कवकों में इस विधि के द्वारा जो है वो अलैंगिक जनन होता है। तो कवक जैसे कुछ पादपों में कवक ये इस तरह का, जैसे ब्रेड पर बच्चों वो जाला, काला काला जाला छा जाता है, स्पेशली बारिश के अंदर रोटियां हमारी काली हो जाती है, अचार पर काली फफूंद आ जाती है, वो कवक का ही उदाहरण है। तो कवक जैसे पादपों में बीजाणुधानी बनती है, जिसकी कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करके बहुत सारे बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। बीजाणुधानी से स्वतंत्र हो बीजाणु नए कवक जानों का निर्माण करते हैं। बीजाणुओं के चारों ओर मोटी भित्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में उनकी रक्षा करती है। तो इस प्रकार से ये देखिए कि कवक का एक जाल है, राइजोपस हम इसका उदाहरण ले सकते हैं। तो इस तरह से ये तंतुओं के रूप में ऊपर खड़े हो जाते हैं और यहाँ कोनों पर, इनके सिरों पर बीजाणुधानियों का निर्माण होता है। और इन बीजाणुधानियों में कई सारे समसूत्री विभाजन करके बीजाणुधानी की जो कोशिकाएं होती हैं वो बहुत सारे बीजाणुओं का निर्माण करती हैं।
जब ये बीजाणु धानियां पक जाती हैं, जब बीजाणुओं का निर्माण पूर्ण हो जाता है, तो ये जो बीजाणु धानियां हैं वो फट जाती हैं और बीजाणु जो है वो मुक्त हो जाते हैं। तो ये बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर सकें, जीवित रह सकें, इसके लिए इनके ऊपर मोटी परत पाई जाती है। जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, जब इन्हें नमी मिलती है, ताप कम हो जाता है, मिट्टी प्राप्त हो जाती है, या जहां पर भी ये उग सकते हैं वो स्थान इन्हें प्राप्त हो जाता है, तो वहां पर उस मोटी भित्ति को तोड़ करके ये जो है बाहर निकल जाते हैं और जाल का निर्माण करते हैं। तो बीजाणु समासंघ के द्वारा भी अलैंगिक जनन जो है वो पौधों में पाया जाता है। अब आ जाते हैं ऊतक संवर्धन, जिसे कहा जाता है टिश्यू कल्चर। तो इस तकनीक द्वारा पौधे की कोशिकाओं को उनके वर्धमान भाग से पृथक कर, यानी जो पौधा विकसित हो रहा है और पौधे का जो भाग बढ़ रहा है, नई कोशिकाएं इसमें प्राप्त की जाती हैं। तो वर्धमान भाग से पृथक कर नए पौधे उगाए जाते हैं। तो कृत्रिम पोषक माध्यम में रखने पर पहले ये जो कोशिकाएं पृथक करी हैं उन्हें हम कृत्रिम पोषक माध्यम में रखेंगे, तो कोशिकाएं विभाजित होकर समूह बनाती हैं और इस समूह को कैलस कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैलस क्या होता है। तो ऊतक संवर्धन तकनीक में जब कोशिकाओं को पृथक करके पोषक माध्यम में हम रखेंगे तो कोशिकाएं विभाजित होकर एक समूह बना लेती हैं, जिसे ही कैलस कहा जाता है। इस कैलस को हम अन्य हार्मोन युक्त जो माध्यम में उसमें स्थानांतरित करेंगे, वहां पर भी कोशिकाएं विभाजित होती हैं। और फिर जब हम देख लेंगे कि अब ये मिट्टी में रोपने योग्य हो गया है ये समूह, तब हम उसको मिट्टी में रोप देंगे। तो इस तरह से नए पौधे जो है वो विकसित हो जाते हैं और इस तरह से ऊतक संवर्धन के द्वारा हम नए पौधों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तकनीक का उपयोग अधिकतर सजावटी पौधों के संवर्धन में किया जाता है। तो इस तरह से बच्चों ये सभी अलैंगिक जनन के प्रकार थे, पौधों में भी और जंतुओं में भी। तो इन विधियों के द्वारा अलग अलग विधियां पौधों में और जंतुओं में पाई गई। तो इन विधियों के द्वारा एक जीव से नए पौधों का जो निर्माण होता है, संतति का जो निर्माण होता है, वो संभव हो पाता है और इनके अधिकतर जो गुण वही रहते हैं जो कि मात्र जीव के अंदर रहते हैं। तो बच्चों वीडियो के इस अंक को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। लैंगिक जनन, हम इस वाले में हमने अलैंगिक जनन पढ़ लिया है, पौधों में भी और जंतुओं में भी। अब अगला जो वीडियो का अंक में लेकर आ रही हूँ उसमें हम संपूर्ण लैंगिक जनन जो कि पौधों में भी पढ़ेंगे और जंतुओं में भी पढ़ेंगे, उसे लेकर मैं जल्दी ही आपके सामने हाजिर होती हूँ। आप इस लेसन को बहुत अच्छे से पढ़िए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।